महाराष्ट्र एनडीए में फूट पड़ गई है। बीजेपी से एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां शिंदे की शिवसेना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में एनडीए टूट की कगार पर पहुंच गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर रार छिड़ी हुई है। महायुति में उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में बीजेपी ने बाजी मार ली और जैसे ही बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों का ऐलान किया वैसे ही शिंदे गुट की शिवसेना में खलबली मच गई। बीजेपी की लिस्ट देखकर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। दरअसल बीजेपी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर शिवसेना चुनाव लड़ती रही है। अब इन सीटों को लेकर महायुति में मतभेद देखने को मिल रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के एक पदाधिकारी ने कहा कि इस सीट बंटवारे को बीजेपी के जरिए उनकी राजनीतिक जमीन पर कब्जा करने के रूप में देखा जा सकता है। जिन सीटों को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है उनमें नालासोपारा, उरण, धुले शहर, अचलपुर, देवली हैं। वहीं इस बार ये सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को छोड़नी पड़ी हैं। 2019 में इन सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था लेकिन शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने शिवसेना से ये सीट छीन ली है और शिंदे को इसका पता तब चला जब बीजेपी का उम्मीदवार घोषित हो गया। ऐसे में दोनों दलों के बीच में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। शिंदे के लिए अब ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अब सीटों की सहमति बनती दिख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 22 अक्टूबर को कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के साथ साथ चुनाव आयोग ने उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया, लेकिन अब राजस्थान में उपचुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। बता दें कि राजस्थान में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले टिकट न मिलने को लेकर पार्टी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कोई बगावत करने की धमकी दे रहा है तो कोई टिकट न मिलने की वजह से फूट फूट कर रो रहा है। बता दें कि राज्य की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट को लेकर नाराज नेताओं के नाम है बबलू चौधरी, जय आहूजा, नरेंद्र मीणा और विजय बैंसला। बबलू चौधरी 2023 में झुंझुनू सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया, जिसके बाद उन्होंने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जय आहूजा को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थन में भाजपा के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। सलुम्बर सीट से नरेंद्र मीणा तो टिकट न मिलने को लेकर फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पार्टी को सोचने का एक और मौका दिया। वहीं विजय बैंसला का टिकट कटने को लेकर उनके समर्थक ही पार्टी के विरोध पर उतर आए। यहां तक कि बैंसला के समर्थक उन्हें टिकट देने की मांग को लेकर पानी की टंकी और मोबाइल टावर पर चढ़ गए। अब बीजेपी अपने नेताओं की इस नाराजगी का हल नहीं निकालती है तो उसका खामियाजा उसे उपचुनावों में झेलना पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज होने लगी हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दल आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच रांची में कांके रोड स्थित आवास पर सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी। उम्मीद है कि जल्द ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव भी इंडिया गठबंधन के तौर पर ही लड़ा था। दरअसल पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में डेरा डाले हुए थे। इस बीच तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता मनोज झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ये तय हुआ कि आरजेडी 2019 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी उतनी ही सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन मुश्किल में नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से पार्टी में भगदड़ मच गई है। झारखंड में एनडीए बिखरता जा रहा है। बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में सरकारी मदद से चल रहे मदरसे नहीं बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मदरसों को बंद करने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी कर दिया और जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट के फैसले के बाद आरटीआई का पालन नहीं करने वाले मदरसों को भी राज्य से मिलने वाली फंडिंग नहीं रुकेगी, यानी कि साफ है कि सरकारी फंडिंग मिलती रहेगी।
ये केंद्र की बीजेपी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये फैसला खासकर यूपी और त्रिपुरा सरकार के लिए बड़ा झटका है। दरअसल योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। यूपी सरकार का यह आदेश एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा गया था। बढ़ती आबादी के चलते देश को पहले से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं, लेकिन हैरान करने वाले नहीं, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों के चलते दक्षिण के राज्य खुद को ठगा हुआ मान रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार संसद में ऐलान कर चुकी है कि अगला लोकसभा चुनाव जिसमें महिला आरक्षण लागू होगा, उससे पहले सीटों को लेकर सीमांकन कराया जाएगा, जिसमें संसद की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कहा जा रहा है कि ये सीटें आबादी के अनुपात में बढ़ेंगी, जिसके बाद दक्षिण भारत की हिस्सेदारी देश की राजनीति में कमजोर पड़ जाएगी। इसके बाद से ही दक्षिण के राज्यों से आबादी को लेकर अलग ही सुर सुनने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तो नया कानून लाने का ऐलान ही कर दिया है, जिसके तहत ये प्रावधान किया जाएगा कि निकाय चुनाव केवल वही लोग लड़ सकेंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे, जबकि इससे पहले ये कानून था कि 2 बच्चों से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन नायडू से 4 कदम आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। सीएम स्टालिन ने 2 की जगह 16 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है और ये भी संकेत दिए हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकार की तरफ से मदद भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। क्यों न हम 16-16 बच्चे पैदा करें। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो उसमें 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी आता है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीट आती है। दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार जनसंख्या के अनुसार सीमांकन करती है तो केरल में सीटों की संख्या कम हो जाएगी, जबकि बाकी 4 राज्यों में मामूली सीटें बढ़ेंगी। तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में 150 से ज्यादा सीट बढ़ जाएंगी, जहां अभी 225 सीटें हैं और बढ़कर 400 के करीब वो पहुंच जाएंगी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चल रहे तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। इस नई सहमति के तहत दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने और सैनिकों को पीछे हटाने यानी डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई है। इस समझौते का उद्देश्य 2020 से जारी सीमा विवाद और तनाव को कम करना है, जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे। इसके बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जानकारी दी और कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर चर्चा हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये सहमति बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में जो सहमति बनी है उसके तहत दोनों देशों के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाएगा। देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील इलाकों में पहले से ही पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों पक्ष अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू करेंगे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में वर्ष 2020 में 15-16 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी और जबकि कई चीनी सैनिकों की भी जान गई थी। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये संख्या 40 से 100 तक बताई गई थी, लेकिन चीन ने इसका खुलासा नहीं किया था। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। हम एयरलाइंस कंपनियों को बम की धमकियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 100 से ज्यादा विमानों को इस तरह की धमकी भरे मेल आ चुके हैं। अब सरकार ने इसे लेकर सख्त रवैया अपनाया है। इसे लेकर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। कार्रवाई के लिए नए नियमों की जानकारी भी उन्होंने साझा की है। नायडू का कहना है कि प्लेन को हवा में उड़ाने की धमकी देने वालों के नामों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उनके किसी भी फ्लाइट में ट्रैवल करने पर बैन लग जाएगा। एविएशन मिनिस्टर ने आगे कहा कि सरकार अब विमान सुरक्षा नियमों और सिविल एविएशन अधिनियम 1982 में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत धमकियों से जुड़े मामलों में और सख्ती लाई जाएगी। प्लेन में बम की गलत सूचनाएं दिए जाने के चलते पैदा हुई असुविधाओं को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय और सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो भी इस मामले पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।
ऐसी खबरों से यात्रियों में डर फैलता है, फ्लाइट्स डिले होती हैं और साथ ही एयरलाइंस कंपनी की छवि भी खराब होती है। अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद इस तरह की धमकियों की खबरों में कितनी कमी आती है।